दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। वेलकम एवरीवन टू सेहत बातें नई पुरानी। आज आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे शो पे मैं हूँ डॉक्टर अनीशा सिंह। यहाँ सिंसिनेटी यूएस में हूँ। अपनी प्रैक्टिस है मेरी एज अ प्राइमरी केयर डॉक्टर विद टॉकिंग टू डॉक्टर दीपक आचार्य। डॉक्टर दीपक आचार्य साइंटिस्ट हैं और बड़े जाने माने अहमदाबाद में रहते हैं और बहुत हर्ब्स के ट्राइबल हर्ब्स की दुनिया के बड़े जाने माने साइंटिस्ट हैं। सो हम लोग एवरी एपिसोड में कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। कुछ ट्राइबल नॉलेज को हम इंडिया की ट्राइबल नॉलेज जो कि बहुत ही डीप है, बहुत ही पुरानी है, उसको हम कैसे अपने इस जिंदगी में अप्लाई कर सकें, उस पे हम चर्चा करते हैं। इस बार हमने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो काफी लोगों को सारी दुनिया में पसंद है, वो है वेट लॉस। तो इस बार हम वेट लॉस पे ये टॉपिक करेंगे। पर इस वेट लॉस की टॉपिक को हम एक्चुअली 2 पार्ट्स में करेंगे। इस बार हम कुछ स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट हम डॉक्टर दीपक आचार्य से जानना चाहेंगे कि पहले तो उनके बारे में, और फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं दीपक जी के लिए, लास्ट 2 वीक्स के सवाल। बताइए दीपक जी। चलिए, नमस्कार। मैं हूँ दीपक आचार्य। जैसा डॉक्टर अनीशा ने बताया, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन एक अजब टाइप का साइंटिस्ट हूँ। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, आप करते क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ घूमता फिरता हूँ और मटर गश्ती करता हूँ। जंगलों में आदिवासियों के साथ में 20 सालों से उनके साथ में रिसर्च का काम कर रहा हूँ। रिसर्च से मतलब है स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, उनके नॉलेज का। हर्बल मेडिसिन जो एज ओल्ड हैं, उनको मैं डॉक्यूमेंट करने का काम कर रहा हूँ, और उसको उस नॉलेज को, जिसको दकियानूसी या सो कॉल्ड सस्पिशन वाली नजरों से देखा जाता था, उसको मैं साइंटिफिक एंगल से देख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टूल्स ऑफ मॉडर्न साइंस। तो ये काम है मेरा बेसिकली। तो कुल मिला के बात यह है कि एज ओल्ड नॉलेज के साथ में जो मॉडर्न मेडिसिन, दोनों का नजरिया होता है, उन दोनों को क्लब करके देखता हूँ, तो एक लिंक की तरह काम करता हूँ। और जैसा हम हर बार कहते हैं कि इस सीरीज का जो हमारी भारत एफएम पे आप देख रहे हैं, जिसका पर्पस है सेहत बातें नई पुरानी, से मतलब ये है कि हम पुराने जमाने की बातें या एज ओल्ड बातें या जो ट्रेडिशनल टॉक्स हैं या जानकारियां हैं, उनको नए नजरिए से देखते हैं, नए साइंस के साथ देखते हैं। डॉक्टर अनीशा खुद एक प्रैक्टिशनर हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और इनका रुझान है अल्टरनेटिव मेडिसिन के तरफ, होलिस्टिक लाइफ के तरफ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं ट्राइबल के नॉलेज को जानता हूँ, समझता हूँ। तो सारी चीजें जो हैं वो इस समय आप या तो सारी चीजें जो है वो हम सब यहाँ पर लेकर आते हैं इस पैकेज के जरिए, और बहुत मजे से सब लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं। होपफुली आप अपने सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दे पाऊँ। तो दीपक जी, पहली तो बात है, आपका कैमरा जो है अब ऐसा साइडवेज हो गया है और आप वीडियो इज स्टक, सो जस्ट अ मिनट। तो while दीपक जी इज डूइंग दैट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं 20 साल से मैंने अपना इंटरनल मेडिसिन, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? इज इट फाइन नाउ? या आपकी आवाज तो ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ हाँ, ठीक है, ठीक है। Just there is some glitch. Can I re-log in, please? Sure. Please be here. Please be here. So, जैसे कि दीपक जी कह रहे थे कि मैं तो एलोपैथिक मेडिसिन में 20 साल से हूँ, प्राइमरी केयर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी की, फिर विमेंस हेल्थ ट्रेनिंग करी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा रुझाव इस तरफ आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, नॉट ट्रेडिशनल, एलोपैथिक मेडिसिन, जिसको मैं बिकॉज ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलती हूँ,
पर उस एलोपैथिक मेडिसिन में मैंने देखा एक लिमिटेशन देखी। मैंने देखा कि दवाइयाँ तो बहुत हम देते हैं और हर बीमारी की दवाई है, पर बीमारी का हमें कुछ समझ नहीं पड़ता था कि बीमारी एग्जैक्टली कहाँ से आती है। तो हम लोग काफी कुछ को इडियोपैथिक बोल के छोड़ देते हैं और बस दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड मोस्टली जो हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो या कोलेस्ट्रॉल की हो, तो हम लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस पे ही रखते हैं लोगों को। तो इसीलिए मेरा रुझाव इस तरफ आया कि देखें कि और क्या है। तो मैंने फिर आगे जाके होलिस्टिक न्यूट्रिशन किया, फिर मैंने योगा टीचर, अभी मैं आयुर्वेदिक काउंसलर और उसकी पढ़ाई भी कर रही हूँ। लेकिन ये सब, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वेट लॉस को भी जब नजरिए से देखें तो हमने देखा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में वेट गेन हैज बिकम अ प्रॉब्लम। ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जितना ज्यादा इंसान अर्बनाइज हो रहा है उतना ज्यादा हम वेट गेन भी देखते हैं। तो इसीलिए मेरा ये टॉपिक पे भी बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है कि ट्राइबल हर्ब्स का, ट्राइबल नॉलेज क्या है इस बारे में। तो अभी तो डॉक्टर दीपक आचार्य कुछ मेजर आ गया हूँ। ट्रैवल करके आए हैं तो आप प्लीज बताइए कि ये आप कहाँ जाके आए हैं और इस बार आपने क्या मटर गश्ती करी। जी, तो पहले तो माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास में, तो समहाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को सेट करने पे। खैर, होता है। मैं जैसा आप जब सब जानते हैं कि मैं जैसा बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि घूमता फिरता रहता हूँ, ट्राइबल डोमेन्स में काम करता हूँ, इंडिया के अलग अलग रिमोट पॉकेट्स में काम कर रहा हूँ और वहाँ के ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम कर रहा हूँ। तो इस बार मैं सतपुड़ा और जो अरावली है, इनके बीच का जो रेंज है, ये बेसिकली हिल रेंजेस हैं और वहां पर मैं काफी लंबा ट्रैवल करके आया हूँ। और चूंकि 4 5 6 7 महीनों से हम लोग लगातार थोड़ा चोक्ड थे, लॉकडाउन आया, लंबा फेज रहा और काफी लंबे समय तक, दरअसल मैं इतने लंबे समय तक कैद रहना पसंद नहीं करता हूं, तो मैं फिर मौका मिला मेरे हाथ और मैं भागता हुआ चला गया। तो अरावली से लेकर सतपुड़ा तक का एक लंबा पैच जो राजस्थान से लेकर गुजरात के काफी हिस्सों से होता हुआ मध्य प्रदेश तक जाता है, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बहुत लंबा एक पैच है हिल रेंजेस का। तो मैं काफी हाइकिंग की, काफी घुमा फिरा, काफी सारे लोगों से मिला और खूब सारी जानकारियां इकट्ठा करके आई मैंने इस बार, डॉक्टर निशा। तो आप क्या यहाँ ट्रेन लेके जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं और फिर वहां से वहां गांव टू गांव कैसे ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं। तो मेरे साथ में थैंकफुली ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है कि मुझे, या चॉइसेस नहीं है मेरे पास में कि मैं या तो फ्लाइट से जाऊं या फिर ट्रेन से जाऊं या ट्रक से जाऊं। मुझे जो साधन मिलता है मैं तो अपना बैग उठाता हूँ और घर के बाहर निकलता हूँ, अपनी सोसाइटी के बाहर, और फिर जैसे जैसे मुझको साधन मिलते जाते हैं मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। तो मैं उसमें बसेस भी यूज कर लेता हूँ, उनको एंजॉय कर लेता हूँ, ट्रेन्स को भी एंजॉय कर लेता हूँ, और अपने मंजिल तक एक बार पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं इलाकों को छानता हुआ फिर लोकली किसी से हेल्प लिया, कभी किसी की बाइक से चल दिए, कभी किसी ट्रक में ज्वाइन कर लिए। कुल मिला के जो आवारापन जिसको बोलते हैं, मटर गश्ती इसलिए कहते हैं इसको, कि हमें पता नहीं होता दरअसल कि कहाँ जाना है और अगली रात कहाँ रुकनी है। तो जो सुबह ऐसे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिकली डायलॉग जो होता है, कम्युनिकेट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो देन ओनली यू गेट टू नो, क्या होता है उनके कल्चर में, क्या ट्रेडिशन में, क्या क्या खाते पीते हैं। आप रैंडमली जाके सीधे किसी एक बंदे के पास जाकर नहीं पहुंच सकते और उससे पूछेंगे बताइए भाई आप वेट लॉस के लिए क्या करते हैं, वो नहीं बताएगा आपको। तो आपको थोड़ा जाके घुलना मिलना पड़ता है, खाना पीना साथ में, मौज मस्ती तो थोड़ा साथ में करेंगे, फिर खेल खेल में बातें निकल जाती है और फिर वो मेरा जो टावर है वो कैच करते रहता है पीछे से और फिर मैं उसको नोट डाउन करते जाता हूँ। तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली गो देयर। तो मुझे नहीं पता होता मैं कैसे जाता हूँ, बट इस बार मैं गया था बहुत लंबे रास्ते तक मैं ट्रेन से गया, और फिर ट्रेन से फिर मैं लोकल वहाँ की जो टैक्सीज चलती है वहां से मैं अपनी पहली मंजिल तक पहुंचा था, जो सवाई माधोपुर के पास में, रणथंभौर के पास में जंगल है जो, वहां पर उनके ट्राइब्स के पास में गया। और फिर वहां कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर लोकल बसेस और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है उनसे मैं अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचते रहा। तो कुल मिला के मुझे
25 दिन 20 दिन आराम से इन सब चीजों में लगा और बहुत इंजॉय किया मैंने सारे ट्रिप को। तो आपने ये ट्रिप मतलब आप कोई जानते थे वहां पे किसी को जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, वैसे आप नहीं नहीं, स्टार्ट किए कि आपके इंटेंशन क्या था? ये रैंडम होती है दरअसल। मैं 3 डिफरेंट पॉकेट्स में काम कर रहा हूँ हिंदुस्तान के। जो एक सेंट्रल इंडिया में जो सतपुड़ा का जो कोर एरिया है वहाँ काम करता हूँ। अरावली में सवाई माधोपुर के पास एक एरिया है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और जो गुजरात में साउथ गुजरात का हिस्सा है डांग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर है वो, वहां पर मैं काम करता हूँ। तो 3 अलग अलग डोमेन तो हैं मेरे, और वहां पर लोग मेरे जानकार हैं। पर मुझे पता होता है कि मैं मेरा प्राइमरी डेस्टिनेशन क्या होगा, उसके बाद में फिर वो सेकेंडरी डेस्टिनेशन और उसके बाद की जो डेस्टिनेशन होती है उनका पता नहीं होता। क्योंकि आप किसी से बात करते होते हैं, वो बताता है कि फला फला गांव में एक बहुत अच्छा जानकार है जो बहुत हड्डियों को जोड़ देता है भाई हर्बल तरीके से, और उनके पास में फला फला इलाज का है, उसका फला फला प्रॉब्लम का इलाज है। बहुत अच्छे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा जानकार है, बहुत बुजुर्ग हैं वो। तो फिर मैं प्रायोरिटी उसको सेट करके फिर नेक्स्ट डे वहां पहुंच जाता हूँ। फिर वहां से मैं जिस जगह से निकलता हूँ फिर मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या वापस आने वाला हूँ उस जगह पर, या फिर वहां से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो बस निकल जाते हैं झोला उठा के और फिर आगे बढ़ते जाते हैं इस तरह से। हाँ, या देवल मठ का कह रहे हैं, यू आर लिविंग द ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग फ्रीली व्हाइल डूइंग योर अमेजिंग करियर डॉक्टर आचार्य। या ये थैंक हम यू सबकी थैंक यू। ख्वाहिश होती है कि हम इस तरह जिंदा दिल फ्री बर्ड जैसे जिए, और उसमें करियर भी हो हमारा, ऐसा नहीं कि वो एक हाँ हॉबी हो और एक्चुअली जॉब में वापस 9 to 5 काम करना पड़े। तो आप तो, पर ये बताइए कि आप जो वहां गए तो आप जब आप कहते हैं कि वहां पे आपका काम है, मतलब कि वहां पे ये आपका डोमेन है, तो इसका मतलब वहां पे आप ऑलरेडी किसी हर्ब्स पे वर्क कर रहे हैं, इज दैट व्हाट यू मीन? या बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, बहुत सारे नॉलेज होते हैं जो आप किसी एक इंसान को एक मीटिंग में या 10 मीटिंग्स में रिवील नहीं करवा सकते उससे सारी जानकारियों को। क्योंकि उसके पास में वो कोई उसके पास ऐसी कोई बुक नहीं है जो उसको पन्ने पलटाएगा और वो आपको 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बताना शुरू करेगा। बहुत सारी जानकारियां एक्सीडेंटली आती हैं, बहुत सारी जानकारियां बहुत रेंडमली निकल कर आती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक गांव में मैं गया था और वो मुझसे बोलते हैं कि पता है आपको कि जो त्रिफला होता है, हर्रा भेड़ा और आंवला, उसका कॉम्बिनेशन, तो लोग तो उसको बहुत सारे हर्बल जानकार हैं वो तो उसको डाइजेशन इंडाइजेशन के लिए देते हैं और पेट सेट करने के लिए और स्टमक एलिमेंट्स के लिए देते हैं उसको। आपको पता है ये बहुत अच्छे से वेट लॉस भी करवाता है। तो वो मेरे लिए नई जानकारी थी कि ये कैसे उसने बता दिया। तो वो बातों बातों में निकलती जानकारी की मैं फिर उस बात पे क्यूरियस हो गया कि बताइए कैसे वेट लॉस कैसे कर सकता है ये, या क्या करता है और कैसा लेना चाहिए कितना लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये अपने आप में, क्योंकि आज हम लोग वेट लॉस को लेकर बात कर रहे हैं तो मुझे वो वाकया याद आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो बताते हैं कि रोज रात को त्रिफला जो है एक ग्लास पानी ल्यूक वार्म वाटर या थोड़ा उससे ज्यादा गर्म करके उसमें 1 and 1.5 टीस्पून पाउडर इसका त्रिफला का वो ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके पी जाना है बिफोर गोइंग टू बेड रोज सुबह। बेसिकली त्रिफला एक माइल्ड लेक्सेटिव होता है और डाइजेशन को भी सेट करता है ऑब्वियसली। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि 90% डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनकी शुरुआत पेट से होती है। आपकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अदर मेजॉरिटी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विथ योर डाइजेशन और पेट से जुड़े हुए हैं। तो ये पेट को सेट करता है। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये जो है ना वो सेल्स को जिसमें जहां पर तेल जमा हो गया, मैं आप उनको उनकी भाषा में बता रहा हूँ कि जहाँ जो तेल जमा हो गया, जो घी खाते हैं आप, वो जो जमा हो गया उसको काटने का काम करता है। तो लॉजिकली ऐसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन वो उनने अपने टर्मिनोलॉजी में बता दिया मुझको कि कैसे ये घी और फैट को काटने का काम करता था। सच काटने वाली जैसी कुछ कोई चीज नहीं होती। हाँ, लेकिन जब उसकी क्लिनिकल स्टडीज देखते हैं हम त्रिफला की, रिसर्च आर्टिकल्स मैंने उसके बाद में स्क्रीन करने शुरू किए, देखने शुरू किए, जर्नल्स को देखना शुरू किया, तो पता चलता है कि जो फैट सेल्स होती हैं उनको स्क्वीज करने का जरूर काम करता है जो आंवला होता है, विटामिन ए और विटामिन सी जो इसमें पाया जा रहा है। और त्रिफला में जो हर्रा है और बहेड़ा है
खूब सारा टेनिन भी है उसके अंदर में, और दूसरे कंपाउंड्स हैं जो सेल्स को स्क्वीज करने के काम करते हैं। तो जो वो कह रहा था जो आदिवासी की, वो फैट को काटने का काम करता, तो बेसिकली वो जो फैट सेल्स हैं जो स्वेल्ड अप हो गई हैं फैट के साथ साथ में या ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से, तो उसको थोड़ा स्क्वीज करना शुरू करता, तो ऑब्वियसली वो आपको वेट लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। तो ऐसे जैसे इस तरह की जानकारियां जब मुझको मिल जाती है रेंडमली, तो मैं खुश हो जाता हूँ। फिर ये मेरा तो पहला एक काउंटर होता है उनके साथ में, एनकाउंटर होता है इनफैक्ट, ये कहूँ आपको कि जब वो एक जानकारी देते हैं मुझको। लेकिन मेरी यहाँ पर आकर मेरी जर्नी रुकती नहीं है, क्योंकि वो मुझे डेट एंड टाइम एंड द पर्सन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका लोकेशन सब नोट करना है मुझको इमीडिएटली ध्यान रखने के लिए। तारीख भी लिख दी है मैंने। अब मैं उसके बाद में कम से कम 6 महीने बाद या 7 महीने बाद डेफिनेटली मैं इस जगह पर वापस आऊंगा। वो इसलिए कि मैं इसी बंदे को पकड़ूंगा और फिर मैं घुमा के सवाल करने वाला हूँ अगली बार उससे, कि आप तो बता रहे थे कि वो जो तेल और घी ज्यादा जो लोग खाते हैं उसको काटने के लिए एक हर्ब होता है या एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला कौन सा था? तो यदि वो वास्तव में एक्चुअली जानकार है वो, और वो वास्तव में उसको पता है सही जानकारी, और उसने सच कहा था, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जैसा हमेशा कहते हैं, हम्म। सच को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ को आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था, किससे कहा था। वो भूलना नहीं चाहिए आपको, तब वरना पकड़ा जाएंगे आप। तो वो बंदे ने सच कहा है, वो मुझे उगलवाने में 6-8 महीने का गैप चाहिए बीच में, तब वो मुझको बताता है दोबारा कि नहीं, मैंने ये बताया था त्रिफला और इतना लेना चाहिए और ऐसे लेना चाहिए। तो इसका मतलब वो पुख्ता उसके पास में जानकारी है। यहाँ पे मेरा प्राइमरी एक जो उससे जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन शुरू होता है। उसके बाद में मैं पूछता हूँ आपने किस किस को दिया है और कोई जानकारी है आपके पास में, किसी को ठीक किया आपने, किसी का वेट लॉस हुआ वास्तव में, कोई है ऐसे? तो बताएगा मुझको 2-4 लोगों के नाम या कुछ। तो फिर यदि मेरे पास मुझको कांटेक्ट नंबर मिल जाए उन लोगों के, तो मैं उनसे फिर फोन पे बात करता हूँ और फिर पूछता हूँ कितने दिन मेडिसिन ली थी आपने, क्या फायदा हुआ था, क्या कोई साइड इफेक्ट हुआ था आपको? वो बताएंगे नहीं साहब हमको ऐसा ऐसा। तो वो फॉर्मूला के बारे में मैं भी फिर मैं कोशिश करूंगा जानने की कि क्या आपको पता है उसमें क्या हर्ब्स थी जब आपने लिया, तो पूछा था उनसे। तो वो भी थोड़ी थोड़ी जितनी जानकारी उनको पता होगी बताएंगे। बट दिस इज हाउ एक हमारा क्रॉस चेकिंग होती है प्राइमरी लेवल। तो मैं फिर उससे प्राइमरी इंफॉर्मेशन कंसेंट लेता हूँ एक उस हीलर के साथ में, कि भाई आपने मुझसे जानकारी साझा की, तो ये आप कंसेंट दीजिए कि मैं उसको एक डिजिटल डेटा बैंक जो बना रहा हूँ अपना, मैं उसमें ऐड करूंगा, ये इसके लिए कंसेंट आप दीजिए। क्योंकि वो अनएथिकल हम्म। होगा यदि मैं उसके नॉलेज को लेकर मैं कहीं भी पब्लिश कर दूं, कुछ भी बता दूं, तो क्रेडिट मुझे मिलने वाला है, एंड दैट आई डोंट वांट। क्योंकि एक्चुअल नॉलेज तो उनका है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। हम तो थोड़ा बहुत देख के उसके ऊपर में बेसिकली वो आइसिंग ऑन केक लगा रहे हैं, बाकी तो केक तो उसका है पूरा पूरा। तो बस वही चीज है, तो यही काम करते हैं। और इसी तरह का काम रेंडमली चलते रहता है। बहुत सारी जानकारियां एक के बाद एक ना परत खुलते जाती हैं। आप फिर उसके साथ में आप इतने कंजीनियल हो जाते हैं कि वो आपके साथ में और भी जानकारियां साझा शुरू करना चाहिए। कई बार कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस में वो जिन हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो फिर मुझको बताते हैं कि हमने ये हर्ब डाली हैं। अब मुझे नहीं पता होता वो हर्ब्स के बारे में, क्योंकि वो उन्होंने लोकल नाम दिया हुआ, वर्नाकुलर नेम मेंशन किया हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा हर्ब होता है। तो फिर वो वॉक इन द वुड वाला प्रोसेस शुरू होता है कि मुझको साथ में जंगल में ले जाएगा और वो बंदा वहां दिखाएगा, देखिए ये हर्ब है। अब मुझे वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो इमीडिएटली मैं फोटो ले लूंगा उसका या सैंपल कलेक्ट कर लूंगा थोड़ा सा। फिर एक्सपर्ट बॉटनिस्ट की हेल्प लेकर मैं कोशिश करूंगा उसको आइडेंटिफाई कराने की। तो समहाउ पूरा एक मेथोडोलॉजी पूरे सेट करके काम करना होता है। तो ये काम मतलब सिर्फ मटर गश्ती और आवारगी के अलावा ये थोड़ा एक काम भी होता है बेसिकली। तो दिस इज हाउ आई डॉक्यूमेंट द नॉलेज, दिस इज हाउ ट्राई टू देन आई कम बैक टू माई दिस प्लेस, जहां पर मुझको उसके ऊपर आर&डी करनी होती है। थोड़ा आर&डी करते हैं, फिर उसका वैलिडेशन होता है, फिर वैल्यू एडिशन होता है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, पर इस पूरी प्रोसेस में इंजॉय बहुत होता है, बहुत मजा आता है मुझको काम करने में। एंड दिस इज व्हाट माय पैशन इज एक्चुअली। और अ, मुझे एक्चुअल इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। या दैट वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप फिर मैं बेसिकली वहां पे तो इंटरनेट कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप लैपटॉप नहीं, आप सब कुछ पेपर डॉक्यूमेंट नोटबुक जी पे अपना लिखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि रिमोट एरिया होता है पूरा, वहां पे बहुत सारी जगहों पे कवरेज नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, और आप फोन पर रिलाई नहीं कर सकते ना। अल्टीमेटली एक ना एक समय आकर इसको एग्जॉस्ट होना पड़ता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे फोन हो। यदि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
पार नहीं है वहां पर, तो फिर वो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो फिर यूजलेस होता है, फिर आप उसको कैरी कर रहे हैं तो इट बिकम्स लगेज फॉर यू। तो मेरा जो नोटबुक है, पेन है, वो तो मेरा लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो वो कभी धोखा नहीं देने वाला, मुझे मानो। तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो जोड़े रखता है मुझको। और थोड़ा उस वो जो कॉन्क्रीट चीजें होती हैं जिसमें उसमें बनकर आती हैं, क्योंकि लैपटॉप में, मोबाइल में इंफॉर्मेशन हम जरूर सेव कर लेते हैं, पर वो इंफॉर्मेशन जाकर वो डंप ही होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली जो कहते हैं हमेशा कि न्यूज़पेपर को आप यदि सॉफ्ट कॉपी पढ़ेंगे उसकी और हार्ड कॉपी पढ़ेंगे तो दोनों में अलग मजा आता है आपको। लिखने का भी ऐसा ही है कि आप यदि नोट पैड पे या फोन पर लिखते हैं या पैड पर लिखते हैं किसी जगह पर, उसके अलावा यदि नोटबुक में लिखते हैं तो दोनों का अलग चार्म होता है। ये है खैर जानकारी थोड़ी। या तो और बस एक बैकपैक, हाँ, 2-4 कपड़े और हाँ फिर वहां बिल्कुल। जहां जाते हैं वहीं पे धोना वोना सब कपड़ों का। हाँ देखिए, ज्यादा ज्यादा एक ब्लैंकेट रखेंगे साथ में, एक बुक्स, नोटबुक्स ज्यादा होंगी, 2-4 पेन होंगे साथ में, बाकी एक आध मतलब छोटे मोटे जो सामान डेली यूजेस के लिए लगने वो होंगे। बाकी क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग नहीं होती है आपकी, और सब चीजें प्लान्ड वे में जाएंगी ना, तो आपको फिर मजा भी नहीं आएगा। तो कुछ चीजें अनप्लान्ड होना चाहिए, कुछ चीजें रैंडम होनी चाहिए आपके सामने। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, तो अब मैं क्या करूं वाली सिचुएशन में आप जैसे कई बार शुरू शुरू में आदत थी तो टूथब्रश ले जाना भूल गए हम, अब क्या करें जंगल में जाके, वहां तो टूथब्रश मिलने वाला नहीं है आपको। तो फिर आपको मालूम है कि दातून है वहां पर, अलग अलग ट्रीज की बढ़िया दातून होती है, तो दिन में 2-3 बार दातून कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा। तो अब ये हमेशा का टेंशन खत्म हो गया कि अरे अब ब्रश नहीं ले जाना है, पेस्ट नहीं ले जाना है हमको। तो सब चीजें अपने आप कम होती जाती है ना, तो वो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच का जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। बस फिर बाकी सब अच्छा हो जाता है। और और ये रुकने का कोई टेंशन होता नहीं है कहीं भी। जहाँ शाम हो गई और जो भी नजदीक घर होगा तो वहां रुक जाएंगे, या सरकारी कोई बिल्डिंग होगी, कोई स्कूल होगा वहां, तो वहीं नाइट आउट कर लेंगे, या फिर कोई ना कोई रिक्वेस्ट करेंगे हम, तो कोई ना कोई अपने घर में छत दे देता है कि आ जाइए यहीं सो जाइए रात में। खाना भी कहाँ खाना है वो भी रैंडम होता है डिसाइडेड, कि भूख लग रही है तो आसपास में कोई गांव दिख रहा है, कोई घर दिख रहा है, कोई झोपड़ा दिख रहा है, या कोई ढाबा दिख गया आपको, अब जाके ढाबा दिख गया तो ठीक है, यूल पे। घर में चले गए किसी के तो आप पे नहीं कर सकते, वो लेंगे नहीं आपसे। तो फिर पता नहीं अलग अलग तरीके से कंपनसेट करना पड़ता है चीजों को, या फिर उनका उनका इतना प्यार होता है उन लोगों का कि देने पर आस्क फॉर मनी आपको, वो समझ जाते हैं लोग कि ये बंदा आया है और कुछ सीखने आया, सिखाने आया। तो फिर ऐसी जगह पे गए तो फिर उसके घर के काम हम कर देते हैं। जैसे आप बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में जाएंगे और बिल नहीं है आपके पास पे करने के, तो बर्तन तो साफ करने पड़ते हैं। हाँ, really? तो तो हम जाके वहां पर उनके घर के काम कर देते हैं, कुछ बाड़े में साफ सफाई कर देंगे उसके बदले में, मतलब बेसिकली बार्टर सिस्टम जिसको कह सकते हैं। तो वैसा हो जाता है कि आप ये काम के बदले आप हमको खाना खिला दीजिए, सब एंजॉय अरे होता है। वाह। तो आप जब जाते हैं, क्या कुछ आपके स्टूडेंट्स भी आपके साथ जाते हैं या आप बिल्कुल ही अकेले जाते हैं हर वक्त? और वो जनरली मैं बहुत यदि रिमोट एरिया में जा रहा हूँ तो मैं किसी को नहीं ले जाता, क्योंकि फिर वो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मैं 1-2 बार 2 स्टूडेंट्स को ले गया था मैं, और फिर थोड़ा देर हो गया शाम को, और हाइकिंग काफी लंबी करनी थी मुझको, 3-4 घंटे पहाड़ों पे चढ़ना था मुझको, और अंधेरा हो चुका था। अब मैं तो अकेला अंधेरे में तो हाथ ऐसा ऐसा टटोलते टटोलते चढ़ गया ऊपर, क्योंकि सीढ़ियां होती नहीं है, रास्ता आपको क्लियर नहीं है, अंधेरे में आपको सिर्फ अंदाज लगा लगा के चढ़ना है। अब ऐसे में वो घबरा गए, रोने लगे, डर गए, हमको साहब ये कर देगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं आधा तो इसलिए परेशान था कि इन बच्चों का क्या करूं मैं, और पेरेंट्स अलग इंतजार कर रहे हैं उनका वैली के ऊपर में, कि ये कहाँ गए, वहां से शोर कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, नीचे से आवाज गूंज रही है। थोड़ा पैनिक हो जाता है। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं भाई, वो जो है हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता ना, तो वो थोड़ा मुश्किल जाती है। अरे वाह, तो ये तो बहुत ही आपकी स्टोरीज तो हम सुनते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो हर ये तो हमने जनरल सुना, और अगली बार जी हम जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली आल्सो अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रिप। पर या तो लगता है लेट्स कम बैक टू वेट लॉस एंड आपने जैसे कहा कि इंडिजिनस पॉपुलेशन के पास काफी कुछ नॉलेज होती है, तो जी हमने देखा है कि
आपको क्या लगता है, वैसे आप वहां जब जाते हैं, कि इन टर्म्स ऑफ ये जो आप आदिवासी कहते हैं या इंडिजिनस ट्राइब है, इनकी लेवल ऑफ ओबेसिटी or level of overweight versus what you see with urbanization in the cities with the teenagers even today, जो बच्चे भी हैं आजकल, अब उनको तो मैं देख ही रही हूँ वहाँ कितना मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपने ये डिफरेंस, पहली बात तो क्या देखते हैं आप? जी, बहुत मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी बातें हैं दोनों, क्योंकि वहां पर आपको ओबीस कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन ओबीस होगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल आप देखेंगे ना, जो थंब रूल है, ये वेट लॉस का थंब रूल आप देखेंगे तो थंब रूल ये कहता है कि मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी, मोर एंड मोर इनटेक ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स, अच्छा फूड, अच्छा हेल्थ एंड हाइजीनिक वाला फूड जो होगा वो आपकी बॉडी में जाएगा और उस एनर्जी को आप कंज्यूम कर लेंगे। और जितना कार्बोहाइड्रेट इनटेक है आपका, यदि उसको आपने बर्न कर दिया, उसको उसका यूटिलाइज कर लिया पूरी तरह से बॉडी ने, और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर लिया, तो आप वेट कभी गेन नहीं होगा। आपने जितनी कैलोरीज ली उतनी कैलोरीज बर्न कर ली थी आपने, तो लेवल हो गया, तो आपका फैट डिपॉजिट होने का सवाल ही नहीं होता। और यदि आप ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल देखेंगे तो किसी भी घर में आपको कोई भी बंदा सुबह 8 बजे सोते नहीं दिखाई देगा। सारे लोग मतलब सनराइज से पहले उठ जाते हैं। तो आप वहां देखिए, उनका जो बॉडी का क्लॉक है वो बिफोर सनराइज वो स्टार्ट हो जाता है, जब एक्टिविटी शुरू हो जाती है बॉडी की। तो जो एनर्जी का लॉस होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है सुबह से लेके, और वो शाम के आते आते 7:30 8 बजे रात तक आते आते डाउन हो जाते हैं, और वो फिर वो सो जाते हैं। तो वो जो बिल्कुल सेट रिदम है नेचर के साथ में मिला हुआ, कि सनराइज और सनसेट वाली जो कंडीशन है उसी तरह से अपने आप को ढाल के रखा है। सेकेंडली, जबरदस्त तरीके से एक्टिव रहते हैं, मतलब सुबह से फिजिकल एक्टिविटी आप देखेंगे वो चलते रहेगी। और जो फुल मील होता है उन लोगों का, वो फुल मील मॉर्निंग में सुबह 8:30 9 बजे फुल मील, फर्स्ट फुल मील हो जाता है उनका, नो ब्रेकफास्ट, नथिंग। और रात में शाम को 5:30 6 बजे तक आते आते उनका दूसरा फुल मील हो जाता है, डिनर जिसको कहते हैं हम, वो हो जाता है। और दोपहर में हो सकता है वो थोड़ा बहुत कुछ नमकीन वगैरह हो तो थोड़ा बहुत एक मुट्ठी में लेकर वो चबा सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स हो, या जंगल में घूम रहे हैं तो किसी फ्रूट को खा लिया या कुछ और खा लिया जो नेचुरली मिल रहा है उनको, वो चलता रहता थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा जो पीस मिल में हम लोग, जो यहाँ पर शहरों में जो किचन से दोस्ती करते हैं हम लोग, जो मोहब्बत होती है हमारी रसोई के साथ में, कि हम बार बार जब रसोई में जाते हैं और पानी पीने भी गए हम लोग वहां पर, तो फ्रिज से वाटर बॉटल निकाले, हमने पिया, फिर देखा फ्रिज में टटोलते हुए कुछ चॉकलेट्स रखी हैं क्या, कुछ कुछ और रखा है क्या, चलिए एक पीस लेके मुंह में डाल दिया, डाइनिंग टेबल पे फ्रूट सजे हुए हैं, चलते फिरते फिर उठा के खा लिया। तो ये जो जो पीस मील में छोटे छोटे समय में छोटे छोटे इंटरवल में हम लोग चीजों को कंज्यूम करते हैं और उनकी कैलोरीज को हम लोग लेते हैं, और उसके बदले में उतनी फिजिकल एक्टिविटीज को हम लोग रन नहीं कर पाते हमारे साथ में, हमारे खुद के, मतलब हम लोग एक्टिविटी को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते। आके हम लोग खा लिया, उठ गए, चले गए, फिर लैपटॉप पे आके बैठ गए, फिर वो सिटिंग, लॉन्ग रन सिटिंग होती है जॉब में या कहीं पर भी, आप इतना मूवमेंट नहीं हो सकता। इतना थक जाते हैं हम शाम के आते आते तक, और फिर हमको नाइट में पार्टीज करनी है, गैदरिंग होगी, हमारी फैमिली गैदरिंग होगी, थोड़ा एंजॉय करेंगे, सोने में फिर वो लेट करेंगे, फिर सुबह आराम से उठ रहे हैं 8 बजे के बाद में, या फिर उसके बाद में भागते भागते ऑफिस जाने की तैयारी करनी। ये अर्बन लाइफ है बेसिकली। ये इतनी अनऑर्गेनाइज्ड अर्बन रूरल लाइफ कभी नहीं मिलेगी आपको। तो इसकी वजह है, इसी वजह से आप देखेंगे तो वहां पर किसी के अंदर में आपको कोई ओबीस नहीं दिखेगा, कोई बंदा ऐसा नहीं दिखेगा कि बिल्कुल लंबी चौड़ी तौंद बनाकर बैठ गया, बैठा है तो गब्दू की तरह बिल्कुल, और वहां पे किसी एक जगह पे कॉर्नर में डंप हुआ जैसा कोई स्टफ बन गया हो, ऐसा कभी नहीं होता वहां पर। सारे लोग एक्टिव होते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जंगल जाएंगे, लकड़ियों को काटने के लिए जाएंगे, गाय भैंस को चराने के लिए चले जाएंगे, जंगल में घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, और फिर शाम को आएंगे घर पर। शाम को आकर जो फैमिली के साथ में बैठकर एक साथ जो खाना खाया जाता है, साथ में जमीन पर बैठ के एक साथ खाना खाते हैं और उसको फिर कंज्यूम करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं। सो वो हैप्पीनेस और हैप्पी हैप्पी मूड जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो हम लोग जो बेसिकली सभी लोग जानते हैं, हम जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय वो भी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग, और नाम भी इसलिए इसका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है इस तरह की चीजों को, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो हमने उन सब चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू नहीं किया। दूसरी जो चीजें हुई हैं अर्बन एरियाज में खासतौर पे, वो फूड सप्लाई की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई जो हो गया फूड का, वो क्राइसिस में जो जेनेटिक फूड आ गया है बीच में, जेनेटिक वेजिटेबल्स आ गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स आ गए हैं, तो वो उस तरह की जो हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं, हाइब्रिड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब चीजों को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पर। वो वहां पर नहीं है थैंकफुली अभी तक की जो है नेचुरल। यदि आप टोमेटो की बात करूं तो मैं अहमदाबाद में जो टमाटर खाता हूँ वो दरअसल टमाटर है ही नहीं, टोमेटो है ही नहीं, वो हाइब्रिड वेराइटी का हो गया है। और इतना थिक और इतना मोटा टोमेटो है वो, उसकी जो स्किन देखेंगे आप इतनी थिक है कि आपको लिटरली आपको चाकू से जब काटेंगे तो ताकत लगानी पड़ती है आपको। वरना एक जमाना था जब हम गांव देहातों में होते थे तो टमाटरों को जब सब्जी वाले के पास से खरीद कर जब हम आते थे घर की तरफ, तो माँ हमसे कहती थी कि जब बेटा पूरी सब्जी लेनी हो जाएगी ना, उसके बाद में आखिरी में टमाटर मांगना और उसको सबसे ऊपर उस थैले के ऊपर में रखना, तो घर तक आते आते टमाटर पिचकेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। इतनी डेलिकेट स्किन हुआ करती थी, और इतना ज्यादा लाइकोपीन कंपाउंड उसमें इतना ज्यादा हुआ करता था उस तरह के टोमेटोज में। आज भी कंपेरेटिव स्टडी मैंने करी थी टोमेटो की, हाइब्रिड टोमेटो और ये वाला जो देसी टोमेटो है, इंडिजिनस टोमेटो जो होता है, उन दोनों के बीच में जो उसका जो कंपाउंड है, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उस दोनों में ना उसमें 70% का डिफरेंस था। सोचिए इतना कम हो गया। तो हमने इनटेक में भी हमारी सब चीजें, वो सारी चीजें कम हो गई जो हमें जिनकी जरूरतें थी, जिन चीजों को। भिंडी आप देखेंगे, लेडीज फिंगर को आप यदि आप अभी आप यूएस में देखिए या कहीं मिलती होंगी किसी स्टोर्स पर, या फिर मिलती ओकरा। है। हाँ, ओकरा। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो अब जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे या वेजिटेबल जो वेंडर्स होते हैं उनके पास हम देखते हैं, तो सारी भिंडीज के ना आप इंच टेप लेकर बैठ जाइए, आप सारी भिंडीज के मेजरमेंट कर लीजिए, सबके लगभग सेम साइज होंगे। सेम इज विथ लुफा, जो लौकी जिसको कहते हैं, बॉटल गार्ड, वो उसके साइज भी आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड करके और उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो सबके शेप साइज, कोई डिसीज नहीं लग रहा है उनमें, सारे फ्रेश दिखेंगे आपको और चमकदार हरे रंग के दिखेंगे। वो भिंडी खत्म हो गई जिसको हम, मेरी माँ जब हमें भेजा भेजा करती थी बाजार में, और उस भिंडी को हम उसकी पूंछ को दबा के तोड़ के देखते थे हम, टक से आवाज आएगी, इसका मतलब वो भिंडी कंज्यूम करने वाली है। जब टूट नहीं रही है भिंडी, को नहीं यूज करना है, उसका वो खराब है, तो छाट छाट के एक एक भिंडी दिया करते थे। तो वो भिंडी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी डेफिनेटली वो भी चेंज हो जाएंगी। अब जो मेरे गांव में जो लोग कहते हैं कि यदि बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ानी है आपको, तो भिंडी के सूखे हुए बीजों को खिलाना चाहिए, उसका पाउडर, ये मुझको बताते हैं लोग। और काफी लोगों को दिया, और उनका कहना कि अच्छा है बच्चा, मतलब ठीक लगता है हमको खिलाना। अब उसके कोई साइंटिफिक और क्लिनिकल एविडेंस नहीं है मेरे पास में, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज को मैंने जब कंपेयर किया साइंटिफिकली, हमने जब उसको टेस्ट कराया, एनालाइज कराया, तो दोनों तरह की भिंडियों के सीड्स में जमीन आसमान का अंतर था। आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट पंच में पड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और उस भिंडी के अंदर में देखेंगे एन नंबर ऑफ डिफरेंट अदर कंपाउंड्स उसमें, उसके अंदर में मिलते हैं आपको, और सफिशिएंट, मतलब जिनको आप आसानी से जो साइंटिफिक लाइब्रेरी में आप यदि उनके मार्कर कंपाउंड देके जाएं डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी मेथड से, तो वो विजिबल होते हैं उसमें, यहाँ पे विजिबल नहीं होते। कुल मिला के कहने का मतलब है कि उनकी फूड स्टाइल आप देखेंगे ट्राइबल्स की, और जो फूड उनको मिल रहा है वो बहुत नेचुरल है, बहुत प्योर है, और नेचर नेचर के एम्बियंस में वो लोग जी रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल इतनी सेट है। अब हम लोग की लाइफ स्टाइल बिल्कुल मैकेनिकल हो चुकी है। हम हर चीजों में हमने कन्वीनियंस ढूंढ लिया है यहाँ पर शहरों में आके, तो वो सब चीजें नहीं है। और जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है हमारा टीवी पर, गैजेट्स में, वो सब नहीं है उनके पास। तो वो सब नहीं है तो वो दूसरे काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है उनकी, फिजिकल मूवमेंट ज्यादा है उनके पास में। तो इसलिए कोई वजह नहीं है कि वहां पर कोई ओबीस होगा। प्लस जो डाइट होती है उनकी ना, आप डाइट को देखेंगे तो रिच होगा बिल्कुल। टोमेटो है तो टोमेटो की, सिर्फ अकेले टोमेटो की सब्जी बनेगी वहां पर। वो लोग मिक्स्ड वेज बनाने पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में देखा 3-4 दिन से अलग अलग वेजिटेबल्स रखी हैं, सिकुड़ गई हैं,
और वो खराब हो जाएंगे 2 दिन बाद में, तो चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, सबको चॉप कर दीजिए, एक मिक्स वेज बना देंगे, तो चलो सब कम से कम फेंकने में नहीं जाएगा और अच्छी सब्जी बना के खाएंगे हम लोग। ये माइंडसेट हो जाता है कई बार कि जो लोग कुक कर रहे हैं शहरों में आके, तो बची हुई 2-3 वेजिटेबल्स को या मिक्स वेज शौक से भी बना लिया जाता है। वो लोग कभी इस बात की पैरवी नहीं करते कि कोई कॉम्बिनेशन जो मिक्स वेज वाली जैसी चीज है, वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। उनका ये कहना है कि इसमें मिक्स वेज करने में या किसी भी तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करने में एक साथ एक सिटिंग में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती पेट को पचाने के लिए। ये भी सही बात है, साइंस यदि हम इसको लॉजिकली देखें तो ऑब्वियसली उसको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स बनने हैं उतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी हमारी बॉडी को, कि अलग अलग एंजाइम्स बना रहे हैं उसमें। आप कॉलीफ्लावर भी डाल दिया उसमें, पोटैटो भी डाल दिया उसमें, फ्रेंच बीन्स भी डाल दिया आपने, थोड़ा सा उसमें बेल पेपर भी डाल दिया उसमें, और कुछ भी डाल दी, 3-4 आपने मिक्स वेज बना दी है। जब वो पेट में जाएगा ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो अलग अलग एंजाइम्स बनाने के लिए पहले बॉडी को अलग मेहनत करनी पड़ेगी। और उसको फिर जब तक वो डाइजेशन का प्रोसेस में जाएगा, तब तक तो पता चला किसी ने एक बार जो है 100 ग्राम्स की चॉकलेट की बार खा ली, किसी ने कुछ खा लिया, तो वो हमेशा पेट जो है ना वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं पहले इसको डाइजेस्ट करूं कि उसको डाइजेस्ट करूं। और उस चक्कर में फिर कुछ चीजों को छोड़ के जो मैकेनिज्म है, पूरा जो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो एक साइड लाइन हो जाएगी। और फिर वो जितना फैट होगा, जितना ऑयल होगा, जितना जो 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 सॉल्युबल नहीं है वाटर में या ब्लड के अंदर में, वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जाके फैट सेल्स सबसे बढ़िया अड्डा मिलता है उनको जाने के लिए, और वहां स्वेलिंग शुरू होती है सेल्स की, और वो कन्वर्ट होता है फैट में, और आप दिखने लगते हैं कि आप वजन बढ़ गया हमको। ये है बेसिकली जो उनका ट्राइबल फंडा है। फंडा क्या, उनकी लाइफ स्टाइल और रूटीन है बेसिकली। विवेक वर्मा पूछ रहे हैं कि फॉर क्लैरिफिकेशन, हाउ मेनी मील्स डू दे कंज्यूम इन अ डे, 2 और 3? तो आपने बताया 2। फुल मील तो 2 हैं, और जो जो बीच में जो हमारा जो ब्रंच वाला फंडा होता है या ब्रेकफास्ट वाला, वैसा कुछ नहीं होता उनके लिए। टी, मॉर्निंग में टी ले सकते हैं वो सुबह सुबह, उसमें अकेली टी होती है। वहां पर बिस्किट्स नहीं होंगी, 2 बिस्किट्स या एक टोस्ट नहीं होगा साथ में, या कुछ नमकीन नहीं होगा उनके पास में। सीधे उसके बाद में लंच होता है, नो ब्रेकफास्ट, और लंच का टाइम भी अराउंड 8:30, 9:30, मैक्सिमम 10। तब तक तो लंच उनको कर लेना है किसी भी सूरत में। और उसके बाद में फिर दोपहर में कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ फ्रूट्स होंगे तो वो जरूर कंज्यूम कर सकते हैं, उन लोग खा लेते हैं। और फिर शाम को आके वो डाइट, उनकी फुल डाइट जो होती है फिर वो शाम को होती है, जिसमें फुल मील लेते हैं वो अराउंड 6:30 to 7:30, वो फुल मील लेते हैं और अच्छा हैवी खाते हैं। और उसके बाद 2 घंटे बाद ही वो सोने जाएंगे, 8:30 9:30 के आसपास वो सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये भी मेक श्योर हो जाता है कि डाइजेस्ट भी हो जाए फूड उनका टाइमली, और उसको फिर वो मेंटेन करके रखते हैं। और इसको आप देखेंगे, जिसको हम अगले एपिसोड में लेने वाले हैं, कि जो सो कॉल्ड इन थिंग है अभी डाइट को मैनेज करने के लिए और हेल्थ एंड फिटनेस के हिसाब से, इंटरमीडिएंट फास्टिंग जिसको कहा जाता है। तो ये लगभग लगभग आप देखेंगे, जब हम अगले हफ्ते बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि उसी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए, थोड़े अलग अंदाज के साथ में। तो हम उस पर बात करेंगे अगले बार, अगले हफ्ते में। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्राइबल लाइफस्टाइल में कैसे फूड हैबिट्स होती है उनकी, और किस तरह से वो चीजों को कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको हम लोग शायद साइड लाइन करके रखते हैं, पर वो लोग मेक श्योर करते हैं कि उसको जरूर खाएं हर दूसरे तीसरे दिन में। चाहे वो कॉक्सीनिया की बात करें, जिसको कुंदरू कहा जाता है, उनको उनको जरूर, उन लोग जितने मतलब जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है जिन वेजिटेबल्स में, उनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। यदि आप ककड़ी बोलेंगे, जिसको कुकम्बर कहते हैं, तो वो भी इन लोग अच्छा खासा अमाउंट में उन लोग साथ में कंज्यूम करते हैं। तो वो एक साथ एक बड़ी वाली, वो तो हाइब्रिड वाली तो होती नहीं है, काफी थिक होती है और काफी बड़ी होती है वो, वहां पर जो ककड़ी देखने मिलती है आपको गांव देहातों में। वो एक फुल, एक बंदा जो होगा वो करीब करीब 200 से 300 ग्राम का अकेला जो कुकम्बर है वो कंज्यूम कर जाएगा एक बार में। हम छोटे वाले बोले तो 2 से 3 4 हो सकते हैं, वो कंज्यूम कर जाते हैं। वो जितने, जिसमें जितना वाटर कंटेंट ज्यादा है, उन सब चीजों को बहुत कंज्यूम करते हैं। फिर कोक्सीनिया की सब्जी बताया मैंने, मोरिंगा जिसे कहा जाता है, ड्रम स्टिक्स जो होती हैं उसके
उसकी पॉड्स को भी बहुत उन लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्वेंटली, हफ्ते में एक बार दो बार तो वो सब्जी बनाते हैं, उसका सूप भी पीते हैं। उसकी लीव्स की चटनी बनाकर खाते हैं, उसकी मोरिंगा की लीव्स को ड्राई करके पाउडर बना के रखते हैं और उसको स्प्रिंकल करते हैं, जैसे कोरिएंडर पाउडर होता है उस तरह से मोरिंगा की लीव्स का पाउडर जो होता है वो स्प्रिंकल करते हैं किसी भी डिश के ऊपर में। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और मोरिंगा के बारे में तो उसको WHO ने भी एक सुपर फूड कहा है उसको, मोरिंगा को। तो हम्म, वो मोरिंगा में सारे मिनरल्स, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई भी बहुत होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो जानते हैं कि विटामिन ई की क्या इंपॉर्टेंस है, फिश में बहुत मिलता है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये अल्टरनेटिव होता है विटामिन ई को बैलेंस करने के लिए। तो ओवरऑल जो सारे चीजों की जरूरत होती है उसको फुलफिल करने के लिए इस तरह के सुपर फूड लेते हैं वो, ताकि वो बैलेंस बना रहे बॉडी के अंदर। तो उनका कभी कोई टारगेट नहीं होता है कि हमें वेट लॉस करना है। बेसिकली उन्हें पता ही नहीं है कि हम्म, ओबेसिटी क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है। मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ जो बहुत रिमोट हैं, जहाँ पर इतना आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ वहाँ की, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि अभी ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा क्या होता है। वो उन्हें तो यही है कि खाना है, घूमना फिरना है, काम करना है। हम जैसे लोग जो बाहर से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, हम देखते हैं कि हाँ ये ऐसा उठते हैं, इतने बजे सोते हैं, ये खाते हैं, तब हम बता पाते हैं कि हाँ इसलिए इन लोग ओबीस नहीं। उन्हें नहीं पता इस बारे में। मैंने अभी तक कोई ओबेसिटी का पेशेंट नहीं देखा, मैंने अभी तक कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं देखा गांव देहातों में। मैंने अभी तक कोई कैंसर का केस नहीं देखा है गांव देहातों में। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कई बार, जैसे जैसे सिकल सेल एनीमिया टाइप का कुछ प्रॉब्लम, तो वो आपको देखने मिल जाएगी। फ्लोराइड की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा से फ्लोरोसिस के कुछ चीजें दिख जाएंगी लोगों में, लेकिन इस तरह के जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये उन लोगों में देखने नहीं मिलते हैं। ये बहुत सीखने वाली बात है ना। और हम इन लोगों को प्रिमिटिव कहते हैं, इन लोगों को आदिवासी कहा जाता है। कितनी बुरी बात है, हम उनसे सीख ही नहीं पा रहे राइट हैं। राइट। हमने हमने अपनी लाइफ को बदल दिया, लेकिन हमने कभी मुड़कर नहीं देखा कि वो लोगों की कैसी लाइफ है। तो बहुत जबरदस्त है। और तेल का भी मैं बोलूँ आपको, तेल भी जो उन लोग इडिबल ऑयल होता है वो लोकली ग्रोन ऑयल होता है। अभी ये सब फंडे तो उनके पास में है नहीं कि डबल फिल्टर, राइस ब्रान और ये फला फला फैट फ्री और फिर ये फ्री वो फ्री, इतने सारे जो टैगलाइंस होते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें तो ये पता है कि घर के पीछे जगनी का पौधा लगा हुआ है, एक प्लांट है इसका ऑयल निकालते हैं, सनफ्लावर लगा हुआ है घर के पीछे, कच्ची घानी होती है उनके पास में, सरसों लगा हुआ है खेत में, कच्ची घानी घर में मशीन्स होती है उन लोगों के पास में। गांव में एक मशीन होती है, दो चार गांवों के बीच में एक मशीन होती है जिसके पास में वो प्रोड्यूस लेके चले जाते हैं और वहीं पे निकाला जाता है पिरो के सरसों का तेल, वहीं पे जगनी का तेल, वहीं पे दूसरा तेल, और लेके आ गए। अभी वहां कौन जाएगा कि इसमें ट्रांस फैट कितना है, इसमें ओरिजिनॉल है कि नहीं, इसमें ये है कि नहीं, इसमें हार्ट के लिए अच्छा है कि नहीं, शुगर वालों के लिए कितना अच्छा है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के लिए कितना है। ये सब चोचलेबाजी वहां कुछ नहीं है। आप वहां देखेंगे तो उसकी वजह से ज्यादातर अनप्रोसेस्ड स्टफ जो मिलता है उस वजह से। तो मुझे लगता है कि जितना अनप्रोसेस्ड स्टफ आप कंज्यूम करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जितना प्रोसेस्ड होगा और जितना फूड, जो मैंने बहुत पहली बार जब अपना मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मैंने मयंक छाया जी से यही बात कही थी कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ होगी वो प्रोडक्ट उतना ही बकवास है आपकी हेल्थ के लिए, ये मानना राइट पड़ेगा। राइट। कि वो ब्रेड को ले लीजिए, अभी यदि ब्रेड आपकी 20 दिन तक खराब नहीं होनी है तो यानी उसको इस तरह से प्रोसेस किया गया है कि उसमें बैक्टीरिया या कोई फंगाई वगैरह वो नहीं लगेगा, उसको 20 दिन तक नहीं लगने देगा, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए गए हैं उसके अंदर। तो जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो या माइक्रोब है वो कंज्यूम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा उसके पास 20 दिन तक, और हम इस बात को लेके खुश हैं कि बढ़िया है भाई हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो सोचिए छोटा सा जी माइक्रोब है, उसको उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। ये फर्क है और यहाँ की लाइफ। और हम लोगों के फूड हैबिट में ना बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं। अब जैम का यूज कर रहे हैं हम लोग, हम रियल फ्रूट को वैल्यू नहीं करते हैं।
टोमेटो की बात करें तो टोमेटो का प्यूरी आ रहा है, अब टोमेटो का केचप आ रहा है, टोमेटो का सॉस आ रहा है, रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में, और 3-3 महीने 6-6 महीने तक वो रेफ्रिजरेटर को रंगीन बनाए रखता है, लाल रंग का दिखता है, खोलने के बाद में अच्छा दिखता है वो देखने के। लेकिन वही चीज पेट में जाने के बाद में जो तबीयत बिगाड़ रही थी उसकी, तो बहुत सारे फैक्टर्स को वो बेसिकली इम्पैक्ट डालता है। ये चीजें वहां नहीं, थैंकफुली फ्रिज नहीं है वहां पर। वहां भी आज भी जो होता है अर्धन पॉट, उसमें पानी रखा जाता है। वो लोग बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, कभी आपको कोई भी ट्राइबल खड़े होकर पानी पीते नहीं मिलेगा आपको। हमेशा वो बैठ कर एक सिटिंग पोजीशन में आकर अच्छे से रिलैक्स होके लंबी सांस लेने के बाद आराम से पानी पिएगा। कभी आपको कोई भी ट्राइबल खाना खाने के बाद पानी पीते नहीं मिलेगा, आपको खाना खाने के पहले भी पानी पीते नहीं मिलेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पानी पिएगा वो। उसके बाद से लेके बीच का जो 3 घंटे का गैप होता है विदाउट वाटर होता है, बीच में उसका जो सबसे सेंटर में वहां फूड होना है, उसका जो डिनर होना है या लंच होना है, उसके पहले कोई वाटर इनटेक नहीं होता है। तो इसको अब हम देखें, यदि आप तो आप देखती हैं होलिस्टिक हम्म। लाइफस्टाइल में आप पढ़ रही होंगी कि पानी कैसे डिस्टर्ब करता है डाइजेशन को, यदि हम तुरंत उसको कंज्यूम कर लें। और लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए हमें गांव देहातों में। और मुझे इस बात का डर है कि आने वाली जनरेशन शायद ये सिर्फ कहानियां, किस्से और किताबों में पढ़ पाएंगी, देख नहीं पाएंगी, क्योंकि वो बहुत एक छोटे से पॉकेट तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है इंडिया जैसी कंट्री में। अब यूएस की तो बात ही नहीं करते इस बारे में हम कुछ। तो यहाँ कम से कम अभी वो भी है, वो भी 100 पीस बन के रह गए हैं। यहाँ भी काफी आउटर वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के कारण कई सारी चीजें बदल गई हैं। अब डीटीएच जब घर घर तक पहुंच गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो लोग गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब कर लेते हैं, सब चीजें देख लेते हैं, रेसिपीज पढ़ लेते हैं, बनाने की सीख जाते हैं। तो चल रहा है कार्य अपने हिसाब से, अपने पेस से। वेरी गुड। मेरे को कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप कहते हैं फुल मील। तो सुबह 8:30-9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक सुबह का मॉर्निंग खाना फुल मील कर लेते हैं। जब आप फुल मील कहते हैं तो उसमें इनवेरेबली इफ यू वर टू गिव, क्या क्या आप कह रहे हैं रोटी, सब्जी, दाल एंड वाइट राइस? उस पे थोड़ा या जैसे अभी तो क्या हो गया है आजकल, ओट मील फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो सब नहीं कहते हैं वो क्या? उनको उनके पास में देखिए माइनर मिलेट्स उनके पास में बहुत सारे हैं। हाँ। तो जो माइनर मिलेट्स में जगह आप देखेंगे तो जो फिंगर मिलेट है उनके पास में sorghum है, उनके पास में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, और बहुत सारे। ये आपको मैं बताऊं तो व्हाइट राइस आपको बहुत कम मिलेगा। अच्छा। इनफैक्ट अच्छा। बहुत कम मिलेगा व्हाइट राइस, उसके बदले कुटकी मिलेगा, जो लोकली ग्रोन एक मिलेट है वहाँ का। वो कुटकी भी एग्जैक्टली राई के सॉरी राइस की तरह ही होंगे, छोटे छोटे दाने होते हैं, पर उसको पकाने का थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है, और बहुत हैवी होती है वो खाने के बाद में। तो थोड़ी सी बनेगी, आपको इतनी सी कढ़ाई में आपको दिखेगा कि पूरे घर के लिए बन चुका है, और 1-1.5 चम्मच लेंगे उसके बाद में उनको हैवीनेस लग जाता है, मतलब इतना वो जबरदस्त होता है खाने के बाद में कि उनको लगता है कि नहीं अब इससे ज्यादा नहीं होगा, चबा के खाना उसको। मक्के की रोटी खाएंगे अब वो। आप मक्के की रोटी आप कभी भी कंज्यूम करेंगे तो व्हीट रोटी के चपाती के बदले में यदि मक्के की रोटी देखेंगे आप, तो मक्के की रोटी एक खा सकते हैं आप, मुश्किल से दो खा सकते हैं। वो उतनी पतली बनती नहीं, थोड़ी थिक होती हैं, हैवी भी होती हैं, लेकिन फाइबर्स ज्यादा होते हैं उसके अंदर में। लेकिन व्हीट चपाती आप देखेंगे तो 5-6 भी खा सकते हैं लोग, 7-7 भी खा लेते हैं। तो वो चीजों को वहाँ हैवी फूड लेंगे, तो उनका जो फुल मील से मतलब है उसकी उनकी 1 या 2 मक्के की रोटी होंगी, एक सब्जी होगी। अब सब्जी और दाल एक साथ नहीं बनती कभी वहां पर, या तो दाल बनेगी, वो भी दाल में भी सिर्फ एक दाल नहीं होगी, 2-3 दाल को मिक्स कर देंगे, मसूर की, मूंग की दाल या उड़द की दाल को तुअर की दाल के साथ में, तो 2 दालों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो सिर्फ दाल बनाएंगे, दाल रोटी खाएंगे। और राइस लेंगे तो राइस में फिर उसमें यदि अचार पिकल वगैरह कुछ बना के रखा उन्होंने घर में, या कुछ चटनी बनाई है पीस के, तो राइस के साथ चटनी कंज्यूम कर लेंगे, या दाल को कंज्यूम कर लेंगे, एक हरी मिर्च रखेंगे साथ में, थोड़ा लेमन होगा, इस तरह से वो चीज कर लेंगे। या तो फिर सब्जी बनी है तो सब्जी भी बहुत तीखी होगी, तीखा बहुत खाते हैं, ये भी बता दूं मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत तीखा खाते हैं हम लोग, तीखा उनका बहुत होता है। तो
तीखा खाने की वजह, उसके पीछे भी कभी हम बात करना चाहूंगा, मैं हमारे टॉक में लेना चाहेंगे कि तीखा क्यों जरूरी है खाने के लिए। क्योंकि यदि आप करी की बात करें, जापानीज में जो करी बनती है जापान में, उन लोग का एक थंब रूल है कि महीने में 2 बार कम से कम वो करी खाना है, बहुत तीखी सब्जी खाना है। और वो इतनी तीखी क्यों खाना है, तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं। अब वहां से आके हम इधर आ जाते हैं वापस इनके खान पान को लेकर। तो तीखा काफी होता है, साल्ट ओके होता है, मीठा एक ही बार, चाय मुश्किल से 1 या 2 बार बनती है, ब्लैक टी, नो मिल्क, ब्लैक प्योर ब्लैक, वो असम टी जो होती है वो लेकर, या फिर लेमन ग्रास होता है घर के पिछवाड़े में कहीं पे लगा हुआ, तो लेमन ग्रास निकाल के उसको बॉईल करके, हमने जो टी पे बात करी थी जिंजर डाल के, वो उस तरह का प्रिपरेशन बना लेते हैं उन लोग। शक्कर बहुत डालते हैं उसके अंदर में, बहुत मीठी, यदि आपको याद हो तो मैंने मीठी सैदी चाय की भी बात करी थी बस्तर में, मतलब कि व्हाइट शहद शुगर डालो या थोड़ी। व्हाइट शुगर, या आप कह रहे हैं शक्कर, मतलब जब आप कह रहे व्हाइट हैं? जैगरी या फिर व्हाइट शुगर, यदि ओके। व्हाइट शुगर लेके आ गए हैं बाजार से, तो हार्ड लगता है वीकली उनका, तो शुगर भी यूज करते हैं उन लोग। पहले उसको जैगरी यूज किया करते थे, तो लोकल वाला जो गुड़ होता है वो गुड़ को यूज करेंगे वो, पर वो मिठास बहुत ज्यादा होती है उनके खाने में। अब उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपसी संबंधों में मिठास ज्यादा बढ़ाने के लिए, जब कोई गेस्ट आता है घर पे, तो उसको बहुत मीठी चाय पिलाई जाती है। तो बहुत मीठी मतलब बहुत ही मीठी होती है वो चाय। तो वो एक चाय मॉर्निंग में होती है उनकी, और एक मिड डे कहीं पर 1-2 बजे के आसपास में एक आध चाय पी सकते हैं यदि वो घर पे हैं तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेस्ट में होते हैं जेंट्स जितने होते हैं। और दूसरा ना, अ, ऐसा सेग्रीगेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता उनकी फैमिलीज में कि भाई वो लेडी है तो वो किचन का ही काम देखेगी, कपड़ा धोएगी, मैं हूं तो मैं बाहर का काम दूं, बिल्कुल नहीं होता। तो जो हो सकता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाएं जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तो लेडी, एक आदमी ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ी काटता रहेगा, तोड़ के लाता रहेगा, औरत वहां से इकट्ठा करते रहेगी, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। घर आएंगे दोनों मिल के साथ में हेल्प करेंगे, वो पीछे से बाड़े से सब्जियां तोड़ के लाएगा, सब बिल्कुल बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है। और वहीं तुरंत प्लग करके लाई जाती है सब्जियों को, घर के पीछे इतना बड़ा बैकयार्ड है उनके पास में, सब्जियां लगी हुई हैं, कुछ रखी हैं तो पहले से वो बनाएंगे। वो बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सीखा जा सकता है, आपको बताऊं मैं, बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं उनसे, बहुत हम्म। सारी चीजें उनकी या लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स। या वो तो बहुत ही, ये तो लगता है 2 बार नहीं 4 बार करना पड़ेगा। पर विवेक वर्मा जी पूछ रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पिकल्स, is it healthy or unhealthy to take pickles as it has preservatives? नहीं, पिकल्स में आप देखेंगे यदि बाजार से खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेकिन नेचुरली जब देखेंगे तो यदि आंवला का मुरब्बा जिसको Right. कहा जाता है, हम्म। वो मुरब्बा शक्कर की चाशनी में या गुड़ की चाशनी में बनाया जाता है, तो शुगर इटसेल्फ इज प्रिजर्वेटिव। अचार जो बनता है हमारे यहाँ पर, उसमें खूब सारा तेल होता है और सॉल्ट होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, और वो तेल में डिप रहता है अंदर तक, तो ऊपर की जो फिल्मिंग हो जाती है बायो फिल्मिंग, इस कारण कोई माइक्रोब नहीं लगता, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो किसी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव, मैंने तो आज तक हमारे घर में भी अभी तक हम लोगों ने कभी किसी तरह कोई प्रिजर्वेटिव, मेरी माँ यदि अचार बनाती है तो वो 100% प्योर ऑयल और साल्ट या शुगर के साथ में होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। तो ये ट्रेडिशनली यूज किया जा रहा है इंडिया में, तो पिकल मतलब एक ट्रेडिशन है इसके ऊपर में, तो बहुत लंबी बात हो सकती है पिकल के ऊपर में कभी किसी दिन। राइट, पिकल इज एक्चुअली प्रीटी हेल्दी, बट हाँ, ये जो प्रिजर्वेटिव्स कह रहे हैं, ये तो आपके मार्केट हाँ, स्टोर के पिकल्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली एनीथिंग विद प्रिजर्वेटिव्स इज नॉट ग्रेट। या तो घर में पिकल या करें। तो अगेन कमिंग बैक टू द मील्स, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अगर मॉर्निंग में 8:39 मील खा रहे हैं, तो एक सपोज उन्होंने दाल बना ली, तो वो दाल के साथ मतलब या तो ज्वार की रोटी या ऐसा कुछ आप कह रहे हैं कि बस वो, और जी, साथ में पिकल, और साथ में कुछ क्या क्या है वो, चटनी, ककड़ी, चटनी, चटनी, चटनी और सलाद, चटनी और और सैलेड। सलाद, सैलेड में बेसिकली आपका ये अनियन, ककड़ी, अनियन। हाँ अनियन, बीट रूट और कैरेट्स, ये हो सकते हैं जो उन लोग उगा रहे हैं अपने घर में। हम्म। रेडिश, मूली, ये सारी हम्म। चीजें उनके सलाद में आ सकती हैं, वो ले लेते हैं सलाद के तो। हरी मिर्च वो भी लेमन हम्म। थोड़ा सा उस साथ में रखते हैं हम लोग हमेशा। ये
अच्छे से खाएंगे, मतलब दबा के खाएंगे। हैवी होगा वो मील जो होता है बहुत हैवी होता है। और उसके बाद आधा एक घंटा वो आराम करेंगे, बैठे रहेंगे, बातचीत करेंगे, गपबाजी करेंगे। और फिर वो उसके बाद अपना काम पे निकल जाएंगे। जो जंगल में जा रहे हैं तो लकड़ी लेके आना है, या फिर सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए वो इकट्ठा करना है। आंवले का अभी जैसे सीजन चल रहा है, तो मैं जब अब फोन अभी जब मैं गया था तो वहां दिख रहा था, तो सारे लोग घर से निकल कर सुबह से 4 4 6 6 घंटा सिर्फ जंगल में जाके आंवले इकट्ठा करते थे। और आंवलों को सुखा के आंवलों को लेके आते हैं टोकरी में भर भर के घर पे। फिर उसको वो बेचते हैं ऊपर बाजार में ले जाकर, हाट में ले जाकर। तो जो लोग बल्क में लेते हैं 100 किलो 200 किलो आंवला, उसको आंवले को वो सोर्स ऑफ इनकम होता है बेसिकली, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करके। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर आते हैं जंगलों से, रोज का काम होता है। लकड़ियां खत्म हो गई तो लकड़ियां लेके आएंगे, सूखी लकड़ियां लेके आएंगे। जंगल को काट के या पेड़ को, हरे पेड़ को काट के लकड़ियां नहीं लाते हो कभी। तो लकड़ियां, कोई पेड़ सूखा हो चुका है तो वो ढूंढेंगे जंगल में जा जाके। और घर में लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए तो वो लेके आएंगे। फिर कुछ नहीं है काम तो फिर वो जानवरों को लेके जाएंगे चराने के लिए जंगल में अंदर तक। कि खेत बाड़ी होती है आसपास में घर के, तो वहां जानवर ना आ जाए, इसलिए वो अपने जानवरों को खुद पर्पसली। और ये भी अगेन डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि गांव का एक बंदा या दो लोग मिलके पूरे गांव के जानवरों को लेके जाएगा। उसकी ड्यूटी है उस दिन, 2 दिन 3 दिन तक, कि वो सिर्फ जानवरों को ले जाएगा। उसका काम है जंगल के बीच में ले जाके जानवरों को चराएगा, लेके आएगा। 3 दिन बाद किसी और की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि ये खेतों को बचाना है जहाँ पे अनाज लगाया हुआ है। तो ये जैसे दाल बनी, तो घी का कंजम्पशन कैसा है? अच्छे से घी डालते हैं उसमें कि नहीं? घी, देसी घी यदि बना है तो देसी घी। कंज्यूम करेंगे वो, लेकिन घी भी मेरे ख्याल से तीज त्योहारों तक ज्यादा सीमित है वो। कोई त्योहार अच्छा। है, कोई तीज है, कोई शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, तो घी का इस्तेमाल होगा। वरना नॉर्मल एडिबल ऑयल जो होता है वही इस्तेमाल होता है उनका कुकिंग के पर्पज से। बटर, कुछ जगह पे मैंने कहीं कहीं व्हाइट बटर तैयार करते हुए देखा है, फ्रेश वाला कर्ड बनाते हैं जो उन लोग, तो उससे बटर निकाल लेते हैं। वो भी घी बनाने के लिए बटर तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ लोग शौक से बटर भी खा लेते हैं। पर रिलेटिवली काफी कम होता है, 10% पॉपुलेशन में मैंने देखा होगा घी और बटर का कंजम्पशन। और इवनिंग में भी जब आप कह रहे हैं कि शाम को डिनर, तो अगर उन्होंने मॉर्निंग में दाल खाई तो क्या इवनिंग में फिर से दाल खाएंगे या? नहीं, इवनिंग में चेंज हो जाएगा, उनका फूड चेंज हो जाएगा। जो बचा हुआ वो तो थोड़ा बहुत तो यूज करेंगे ही करेंगे, पर एक नया फूड बनेगा। अब सुबह यदि चपाती खा ली तो शाम को कुटकी बन जाएगी, या चपाती का टाइप चेंज हो जाएगा। सुबह यदि मान लीजिए व्हीट चपाती बनी थी या मक्के की बनी थी, तो शाम को राइस की चपाती बन जाएगी। राइस का फ्लोर जो होता है उससे चपाती बना लेंगे उन लोग, या फिर उसको वो रागी का चपाती बना लेंगे, या कोई और दूसरे टाइप की ज्वार का या बाजरे का चपाती बनाएंगे। पर वो चपाती चेंज हो जाएगी, और शाम की सब्जी है या दाल है वो चेंज हो जाएगी। तो फूड तो पूरा चेंज हो जाता है शाम से, सुबह से शाम के बाद। तो आई थिंक इन अ वे व्हाट आई एम हियरिंग इज, हम लोग आजकल मॉडर्न जमाने में जब कुकिंग करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, अब हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है, पर जब मैं एटलीस्ट बड़ी हो रही थी इंडिया में और मेरी मदर को देखती हूँ, तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि दाल भी होनी चाहिए, साथ में एक सब्जी भी होनी हाँ। चाहिए, एट द वेरी मिनिमम साथ में रोटी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग व्हीट रोटी खाते हैं इंडिया में, और फिर साथ में एंड में राइस भी ले लेते हैं, या फिर अगर बंगाल में देखें तो राइस पहले ज्यादा राइस खा लेते हैं। तो उससे क्या है, मॉडर्न जमाने में जहां हम लोग सब जो बहुत सुबह से शाम तक 9 to 5 और 7:30 to 5 वर्क कर रहे हैं, कुकिंग का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इतनी चीजें पकाने हैं। तो इसके बजाय फिर ऑल्टरनेटिव क्या है कि बर्गर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। I think what I'm hearing is, even though you're calling it a full meal, by how my mother used to, it's almost half a meal, because it's like 2 things only. तो actually easier है, तो simpler food है कि बनाना क्योंकि भी आप आसान ना है। बेसिकली मोटिव ये होना चाहिए कि हम जो मील कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हम कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कितना फाइबर्स, कितनी चीजें, कैलोरीज हम एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं आसानी से। Right. वो हमें टारगेट रखना पड़ेगा। यदि हम वेराइटी ऑफ फूड बनाने जाएंगे तो एक तो पहला 1 2 इंसान तो एंगेज हो जाएंगे, पूरा उतना टाइम नहीं होगा। ऑब्वियसली फिर जाके आप भागते हुए जाएंगे, चलिए ठीक है थोड़ा सा ये खा लेंगे, फिर बर्गर भी रखा है वो ले लेंगे, या कुछ और खा लेंगे। या फिर हमारे यहाँ गुजरात में बोलूँ तो हम लोग तो शाम को हो सकता है चलिए भाई पाव भाजी खा लेंगे, थोड़ा पानी पूरी खा लेंगे, थोड़ा ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, हो जाएगा डिनर उनका।
लेकिन यहाँ पर फुल मील से मतलब है कि उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि हमें सारी चीजें हैवी होनी चाहिए। जो बाजरे की रोटी अब चलन में नहीं है, शहरों में नहीं मिलेगी आपको, रेस्तरां में मिलती है। अहमदाबाद में सरसों का साग और मक्के की रोटी मिलती है, 600 रुपीज थाली है उसका। तो वो स्टेटस हो गया और वो उस तरह की हो गई उसकी यूएसपी की, भाई वो गांव देहात वाली चीज है, हम बना के दे रहे हैं, आप लोग घर में नहीं बना सकते। तो वो हम लोग इतने दूर हो गए हैं बेसिकली इन सब चीजों से। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जौ मतलब बार्ली, राइट। बार्ली की भी की मैंने तो ग्रेन जो आटा हम लोग भी वो प्रिपेयर भी करते हैं, मल्टीग्रेन आटा भी होता है उनका एक ऑलरेडी। एक तो सेपरेट हो गई चपातियां सारी चीजों की सेपरेट, और एक मल्टीग्रेन आटा भी होता है। कई बार वो सिर्फ एक मिक्स चपाती बनाते हैं, वो मिक्स आटे की होती है, उसमें सब होता है, ज्वार, बाजरा, जौ, थोड़ा सा व्हीट भी होता है उसमें। ऐसी 5-6 अलग अलग ग्रेन्स को मिला के उन लोग उसकी चपाती बनाते हैं और उनका। अगर वो सब्जी खा रहे हैं 9 बज गए, तो अगर वो सब्जी खा रहे हैं तो वो जौ की रोटी और सब्जी, और साथ में वो सैलड बस वैलड सब खा लेंगे। बस बस बस। बस। सब्जी में या भी मिक्स वेज नहीं होगा कभी, सब्जी में या तो भिंडी खा आलू रहे हैं बैंगन तो होगा, सिर्फ भिंडी खा रहे हैं। हाँ, यहाँ या तो आलू बैंगन का कॉम्बिनेशन होगा, या ग्रीन पीस हो गया और पोटैटो हो गया, या फिर भिंडी खा रहे हैं तो सिर्फ भिंडी भिंडी हो गया उसके अंदर में। और ज्यादातर तरी वाली सब्जी होगी, लिक्विड अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादातर। हम्म। तो हर चीज को लिक्विड तो एक्चुअली इजी भी पड़ता है खाना, क्योंकि हाँ, और ये रोटी के साथ में कंज्यूम करने में, या चावल के साथ में कंज्यूम करने में, या कुटकी है तो उसके साथ कंज्यूम कर मिक्स करने में आसान जाएगा हमके। राइट। बिकॉज क्या है, ये अभी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन। तो फिर वो हो जाता है कि अरे सिर्फ सब्जी और रोटी खाए, क्या हमारे अंदर प्रोटीन इनफ गया? तो हमें तो हर मील में प्रोटीन चाहिए, 40-50 ग्राम दिन का प्रोटीन चाहिए। आप कैसे सो इस पे हम कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज वेट लॉस मेरा भी बहुत मेरा फेलोशिप में भी मेरा रिसर्च सब वेट लॉस पे था, मेरा अपना एक प्रैक्टिस भी थी बीच में वेट लॉस की। तो ये टॉपिक तो मैं बहुत अच्छे से बहुत लाइक करती हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू दिस। हमारे श्रोताओं को कि ये तो लगता है हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं, मेरे अभी बहुत क्वेश्चन हैं जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड मी। मैंने सब क्वेश्चंस लिख लिए हैं। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन नेक्स्ट टाइम, और वेट लॉस की ही श्रृंखला नेक्स्ट टाइम चलेगी। हम आपको और कुछ बताते चलेंगे ताकि हम सब एक साथ हेल्दी हो सकें, और कैसे हम अपनी ही इंडिया में अपने ही गांव से कैसे हम सीख सकें और वापस जुड़ सकें, ताकि हम सब हेल्दी हो सकें, ताकि हमें ओबेसिटी और ओवरवेट और हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ही ना हो। तो थैंक यू दीपक जी। जाते जाते अगर आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिए, और फिर लेट्स से बाय टू आवर श्रोतास टुडे। बस खूब अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, मजे से रहिए, और स्टे हेल्दी एंड बी ब्लेस्ड। यही खूब सारी शुभकामनाएं, और बातें नई पुरानी उनको समझते रहिए, सीखते रहिए, यही लाइफ है, मजा आएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।